नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में एक नए विषय का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, उनको बताना है कि पूर्व में जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए गए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और आज का सबसे पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था। क्लियर? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इस प्रश्न के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 को डिटेल में देखें तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। और अगर इसकी विशेषता को देखें तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो इस मूल प्रश्न में पूछा गया था कि अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। क्लियर है? तो केंद्र में द्वैध शासन और अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किसके तहत की गई, तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। और यह लागू कब हुआ? तब आपका जवाब होगा 1937 में। क्लियर है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता और लागू कब की गई? 1937 में। क्लियर हो गया? याद रखिएगा कि प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनी व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखिएगा, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाया गया और इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। किसके तहत? तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। याद रखिएगा, वर्मा को भारत से जो अलग कर दिया गया वो भी किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर? याद रखिएगा, संघीय न्यायालय, ये जो संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई, ये भी किस अधिनियम के तहत? तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और संघीय न्यायालय का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? तो 1937 में। लेकिन किस अधिनियम के तहत पूछा जाएगा? तब आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर है? याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। इसमें पहली सूची थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। क्लियर? और अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। ये भी प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल के पास थी। क्लियर? तो ये सभी बातें आप भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? तो याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट टाइप के जो प्रश्न है वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखेंगे, जी ऑस्टिन ने, किसने? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। क्लियर? क्या नाम है? जी ऑस्टिन। तो याद रखेंगे, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। याद रखिएगा, ये जो जी ऑस्टिन साहब थे, ये विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे और ऑस्टिन साहब का ये मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित रहती है। और उनका यह भी विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। ये तो स्पष्ट तौर पर याद रखना है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो आपका जवाब होगा जी ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, ये क्या है? 1919। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को आप 1909 के नाम से जानते हैं। क्लियर? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के नाम से जाना जाता है, या इसे आप भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां पर जो मॉन्टेग्यू साहब थे ये भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत के वायसराय थे। क्लियर? तो याद रखेंगे, मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था?
तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र आयोजित किया गया था। क्लियर है? ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये कहां पर हुई और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखेंगे ये बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और दूसरी बात, इस पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सौंपी गई। क्लियर? तो याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? अब ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल का पद है ये पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद पहली बार अधिनियमित किया गया। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर है? और याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया किसके तहत? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसीलिए प्रश्न में आपसे पूछा गया कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत आया? तो आपका जवाब होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और अब ये बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो इसका मतलब अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपका जवाब क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर? स्पष्ट हो गया? दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तब आपका जवाब होगा 1833 के अधिनियम के तहत। स्पष्ट याद रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल बने किसके तहत? 1833 के एक्ट के तहत। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई किसके तहत? तो याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। और यह स्थापना कब हो गई? तो याद रखेंगे 1774 में। क्लियर? तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रस्तावित हुआ और 1774 में ये इसकी स्थापना की गई। अच्छा, एक प्रश्न यहीं पर और मैं संदर्भित कर दूं। अभी आपने पढ़ा था, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा था, तो आपने कहा था कि एक संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ये बात सही है। इन दोनों बातों को स्पष्ट याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय न्यायालय, तो आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और ये इंप्लीमेंट हुआ 1937 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तब आपका जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ 1774 में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पर नहीं दिया गया। देखिए, अभी हमने पिछले ही प्रश्न में आपसे ये चर्चा की थी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किससे संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम 1909 से। क्लियर है? यहां पर देखिए देखना है कि कौन सा प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं था। पहला लिखा है विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। तो ये बात सही है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। अगला कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, तो इसकी भी व्यवस्था थी। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि सांप्रदायिक एवं पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी बात बिल्कुल सही है। और आप लोग ये स्पष्ट तौर पर याद रखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली प्रारंभ की गई। क्लियर है? और अगला कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। स्पष्ट याद रखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था। क्लियर है? तो तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की बात हो, या केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, या केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को स्थान देने की, ये सभी बातें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में थी। और ये बात तो आप लोग स्पष्ट तौर पर पता है कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था 1909, इसके तहत सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली प्रारंभ की गई थी। क्लियर है? ये चारों बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये तो स्पष्ट हो गया कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था। इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी,
सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखे। तो याद रखिएगा वो था अधिनियम 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? तो याद रखेंगे यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर है? ऐसे ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसके माध्यम से ब्रिटेन सरकार जो थी ब्रिटेन की, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों को अपनी पूरी तरह से नियंत्रण में रख सके। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगर हम 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को डिटेल में देखें तो याद रखिएगा 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। देखिए यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न भी बनते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, तो याद रखेंगे 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। और याद रखिएगा नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर दी गई कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। क्लियर? स्पष्ट याद रखना है। और याद रखिएगा इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक भी किया था। क्लियर? स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो याद रखेंगे यहां पर सही जवाब होगा विकल्प बी, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें कई व्यवस्थाएं थी, उसको वन बाय वन आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखना है इसके अंतर्गत कि 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए और विज्ञान में उन्नति के लिए खर्च करें। क्लियर है? किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो याद रखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो अभी आपने देखा कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई, उस कानूनी सदस्य का नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि जो कानूनी सदस्य बढ़ा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में वो लॉर्ड मैकाले थे। और किसके द्वारा? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए यहां पूछा जा रहा है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? अभी आपने पिछले एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस आंसर को देखा है। आपने देखा था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। याद करिए उसमें यह बात आपने देखी थी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी का जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य था इसको पृथक किया गया था। किसके तहत? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर? तो यहां पर आपका आप देख रहे हैं ऑप्शन में 1784 नहीं दिया गया, तो यहां पर आप डी विकल्प सही करेंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपने कई बातें देख ली हैं। यहां पर सबसे पहली बात यह ध्यान रखिएगा कि जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया वो किसके दोषों को दूर करने के लिए आया? तो याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। और इस एक्ट के द्वारा यानी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश का शब्द का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्लियर है? तो अगर मैं 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को समराइज कर दूं तो सबसे पहली बात आप कहेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट संसद में प्रस्तुत किया था। पहली बात। दूसरी बात, ये जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है इसके अंतर्गत अभी आपने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई, यानी नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत यानी नियंत्रण बोर्ड को यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर दिया गया कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी गतिविधियों का वो अधीक्षण और नियंत्रण करे। क्लियर है? और इसी के तहत इसी 1784 की पीट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर है? और अंतिम बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्लियर है? अब सारी बातें स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी?
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार दिया गया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए विकल्प आंसर होगा। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का पावर मिला था। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, एक कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होती है, क्योंकि अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ा तो आपको ये दिमाग में प्रश्न आएगा कि जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, क्या वो भी इसी से इंस्पायर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। याद रखिएगा स्पष्ट तौर पर कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रेरित होकर अध्यादेश की शक्ति दी गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे जो वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किससे प्रेरित है? तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो किसके तहत? तो याद रखेंगे 1861 के अधिनियम के तहत। क्लियर है? तो ये तो कंफ्यूजन दूर हो गई। अब आइए जरा इसको देखते हैं कि जो अध्यादेश की शक्ति थी उसमें क्या पावर था। याद रखिएगा 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी और ऐसे अध्यादेश की जो अवधि थी वो मात्र 6 माह की थी। अब इसके अतिरिक्त इस 1861 के अधिनियम में क्या था? याद रखिएगा इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। क्लियर है? और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि 1861 के अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और इसी के तहत, यानी जो ये 1861 के अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई, इसी के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसमें पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे दिनकर राव साहब। क्लियर? तो ये बातें आप स्पष्ट याद रखेंगे। दूसरी बात कि जो 1861 का अधिनियम था, इसी अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। लेकिन याद रखिएगा कि सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे ये व्यवस्था मद्रास और बंबई के संदर्भ में। एक बात और याद रखिएगा कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी बंगाल में विधान परिषद का गठन 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। एक बात और याद रखिएगा कि इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि 1861 के अधिनियम के तहत ही, क्लियर है, भारत में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई और इसके तहत ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो भारत में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई वो सबसे पहले 1862 में। कब? 1862 में। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। और अगर हम बात करें कि उसके बाद चौथा उच्च न्यायालय कहाँ पर, तो याद रखेंगे 1866 में। कहाँ पर? इलाहाबाद। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा महारानी का जो घोषणा पत्र था 1858 का। क्लियर है? महारानी का घोषणा पत्र 1858, इसी को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान रखना है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। और याद रखिएगा इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और याद रखिएगा इस महारानी के घोषणा पत्र 1858 के तहत जो भारत का शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र, तो आप सीधे क्या कहेंगे? 1858 के भारत शासन अधिनियम या 1858 का महारानी का घोषणा पत्र। क्लियर? अब ये देखिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का जो पद है उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्लियर? और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। याद रखिएगा जो 1858 का ये समय था जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसके तहत जो भी शासन था वो किसके अधीन हो गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। तो उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? तो इसलिए जब गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय हुआ तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? तो देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है तो एक सीक्वेंस आपको मिल गया। क्या सीक्वेंस मिला? सबसे पहले आपने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद दूसरी बात आपने पढ़ी कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया
और उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और आप तीसरी बात पढ़ रहे हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय बना, उसके तहत भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? तो ये पूरा सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। किसके तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। और इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। क्लियर है? अगला कह रहा है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये एक सलाहकार समिति थी और परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत सचिव को बनाया गया। क्लियर है? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, 1861 के अधिनियम के तहत। क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ। क्लियर? और याद रखिएगा इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। और याद रखिएगा यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ किया गया। क्लियर? ये सब किसके तहत हो रहा है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। क्लियर है? अभी देखिए आपने पिछले ही प्रश्न में 1861 का जो अधिनियम था वो डिटेल में पढ़ा था। आपने ये भी देखा था कि 1861 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। आपने ये भी देखा था कि इसी 1861 के अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और इसके तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, इसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव साहब शामिल थे, जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। क्लियर है? तो इस तरह से इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अभी आपने यहाँ पर विधान परिषदों के गठन को भी देखा कि बंगाल में 1862 में, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। आपने ये भी देखा था कि इसी 1861 के अधिनियम के तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन हुआ। और ये इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? तो 1862 में कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 1862। और उसके बाद चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना के तहत इलाहाबाद में हाईकोर्ट बना 1866। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे अभी आपने पिछले एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस बात को देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। और आप भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत भी जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किसके अंतर्गत किया गया? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। क्लियर है? और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। यदि हम 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ और प्रावधानों की चर्चा कर लें तो आपको स्पष्ट याद रखना है कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। यानी प्रांतों में जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी ये 1919 के अधिनियम के तहत। याद रखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था का गठन किया गया, यानी राज्य परिषद और विधानसभा। याद रखिएगा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना जो आवश्यक किया गया वो भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्लियर है? तो 1919 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़कर। क्लियर? अगले पॉइंट में आपको यह ध्यान में रखना है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक सिद्धांत को विस्तारित किया गया। क्लियर? देखिए आपने अभी पिछले ही प्रश्न में इस बात को पढ़ा था कि अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की प्रारंभ की। किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहते हैं। उसमें मुस्लिमों के लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया गया। उसी को विस्तार दिया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। और इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। क्लियर?
इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इस कानून ने यानी 1919 के अधिनियम ने संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान किया। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखेंगे। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि 1919 के अधिनियम के तहत ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्लियर? याद रखेंगे इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। क्लियर? ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसी के अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया और ये आयोग 1928 में भारत आया। याद रखिएगा इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। यानी 10 वर्ष बाद इस अधिनियम का इंप्लीमेंटेशन कैसा है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए साइमन आयोग का गठन किया गया 1927 में और ये आयोग भारत में कब आया? 1928 में। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि 1919 के अधिनियम में इसमें कौन कौन सी बातें शामिल है। पहला लिख रहा है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। क्लियर? तो ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने ये बात पढ़ा है कि जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना है वो इसी 1919 के अधिनियम के तहत किया गया, यानी प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना। ठीक है? और स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, इसका मतलब कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। क्लियर है? और प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की बात का उदाहरण अगर लेना हो तो अभी आपने पढ़ा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया। किसके तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। क्लियर है? जिसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर। क्लियर? तो ये बातें स्पष्ट हो गई। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि विकल्प बी में जो स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ये भी बातें स्पष्ट है। यानी यहां पर आपका ए और बी ये दोनों स्टेटमेंट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत सही है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए जब भी व्याख्या सहित प्रश्न दें तो उसमें व्याख्या पर भी आप अपना विशेष ध्यान देंगे। क्लियर? तो सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए ये स्पष्ट हो गया कि 1919 के अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना और स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना। कहने का मतलब ये है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना ये 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। और उदाहरण के स्वरूप अगर बात करें तो प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया, कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें पहला लिखा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। क्लियर है? तो ये पहला ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया था वो किसने? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। क्लियर? तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उस संस्तुति में मौलिक अधिकार नहीं था। यानी कहने का मतलब यह है कि नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की बात की गई थी और 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की लिखित गारंटी देना आवश्यक है और कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकार पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन की सिफारिश की थी। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शामिल नहीं है। अब देखिए जरा, पहला विकल्प कह रहा है कि देश के लिए लिखित संविधान। देखिए ये जो देश के लिए लिखित संविधान होगी इस बात की कोई लिखित व्यवस्था या इसका कोई स्थायी अवयव भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो आपने विस्तार में देखा है। अब अन्य विकल्पों को भी देखिए। अगला कह रहा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, तो ये बात सही है। अगला कह रहा है कि एक संघ की योजना पर विचार, तो आपने देखा था संघ की बात भी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला कह रहा है कि विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना यानी उनको नॉमिनेट किया जाना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। क्लियर? इसका विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में दिया गया था। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे कि देश के लिए एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए और वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे और विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता है। क्लियर? तो याद रखेंगे विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों के मनोनयन की विशेषता किसके अंतर्गत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 इसको किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। क्लियर?
तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दास्ता का नया अधिकार पत्र, अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा भी दी थी। क्लियर है? अगर हम जिन्ना की बात करें तो याद रखिएगा जिन्ना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया था। क्लियर है? विकल्प में गांधी जी की भी चर्चा हुई है। याद रखिएगा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा उत्तर तिथीय चेक कहा गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो याद रखेंगे जुलाई 1947 को। अगर पूछा जाए कि पूरी डेट क्या थी तो याद रखेंगे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया था। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। क्लियर? पूरी तिथि याद रखेंगे और याद रखिएगा सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया था। क्लियर? तो भारत स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे 2 सितंबर 1946 को। क्लियर? पूरी डेट याद रखिएगा कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 2 सितंबर 1946 को। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में जो मुस्लिम लीग था वो शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। किसमें? अंतरिम सरकार में। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो अंतरिम सरकार थी इसकी घोषणा कब की गई थी? तो याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 को। क्लियर? याद रखिएगा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उस समय मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हुए। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपको सूची को सुमेलित करना है और दिए गए कोड को चुनना है। अब देखिए पहला लिखा है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इसके तहत क्या है? तो देखिए इसमें आप स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ए को तीसरे के साथ। अगला दिया है भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये क्या है? तो देखिए आपने अभी ये बात पढ़ी थी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसके तहत प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो जो प्रांतों में स्वायत्तता दी गई थी किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। तो बी को चौथे के साथ। अगला करा है लखनऊ समझौता। तो आप जानते हैं 1916 में लखनऊ समझौता। तो यहाँ पर लखनऊ समझौता का मतलब क्या है? तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये बात पढ़ी भी है और फिर इसके तहत भी ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसके तहत भी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाएगा और आप फिर से भी देखेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त में ये याद रखिए कि लखनऊ समझौता जो है इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पर आप सी को किससे सम्मिलित करेंगे? दूसरे के साथ। अगला करा कि भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसके तहत क्या हुआ था? तो आपको पता है कि प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी का पहला होगा। तो प्रांतों में स्वायत्तता की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और द्विशासन पद्धति ये कहाँ पर? तो याद रखेंगे जो प्रांतों में द्विशासन पद्धति थी वो किसके तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर कूट क्या बना है? 3-4-2-1 और 3-4-2-1 के आधार पर डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बातें ध्यान में रखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, परंतु वास्तविक रूप से कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। लेकिन बस आपको ये बात स्पष्ट याद रखनी है कि प्रांतों में स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और जो लखनऊ समझौता 1916 है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्विशासन पद्धति का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो याद रखिएगा देश के विभाजन का आधार बनी माउंटबेटन योजना, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी। यहाँ पर याद रखिएगा 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। क्लियर है? तो याद रखेंगे स्पष्ट तौर पर कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी वो कब प्रस्तुत हुई? 3 जून 1947 को। क्लियर है? और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी वो किसका आधार बनी? तो वो देश के विभाजन का आधार बनी। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है
भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब आप देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 को आप किससे अटैच करेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए तीसरा लिखा है व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। तो याद रखिएगा कि व्यवस्थापिका के सदस्यों को जो प्रश्न पूछने का अधिकार है वो इसी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ए को तीसरे के साथ सम्मिलित कर देंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आप देख रहे हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। क्लियर है? तो याद रखेंगे अभी आप एक स्टेटमेंट में ये बात पढ़ भी चुके हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, यानी बी को चौथे के साथ। अगला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई, यानी द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी यहाँ पर आप सी को पहले के साथ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत तो आप जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों की स्वायत्तता, ये दोनों स्थिति किसमें थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो यहाँ पर आप डी को दूसरे के साथ, तो कोड क्या बन रहा है? 3412। और 3412 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहां पर एक बार और स्पष्ट कर दें कि जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, इसके तहत व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। वहीं भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत की व्यवस्था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भारत का संविधान है ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण में लिख रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। तो देखिए कारण में भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण में जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो सही है, लेकिन यहाँ पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी ये बात तो सही है कि भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है। क्लियर है? यानी उधार का एक बोरा कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारत के संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ये एक अलग बात है। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्याख्या नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारतीय संविधान के मूल स्रोत जो है विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, सोवियत संघ के प्रावधान प्रमुख हैं। और आगे जब आप चैप्टर वाइज बढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि किस देश से क्या प्रावधान लिए गए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि? तो याद रखिएगा कि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। क्लियर है? तो यहां पर आप ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत हो तो भारत को एक संघ बनाया जा सकेगा, ये व्यवस्था दी गई थी। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो संघीय भाग है वो लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में जो देशी रियासतें थी वो संघ में शामिल होने से इनकार कर दी। क्लियर है? तो ये बात पूरी ध्यान में रखेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। आपने जब स्टार्टिंग में पहले ही प्रश्न में भारत सरकार अधिनियम 1935 देखा था तो वहां पर ये बात आपने देखी थी कि इसी पार्ट को मैंने केवल पॉइंट आउट किया था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके तहत संघीय व्यवस्था की बात की गई थी। क्लियर है? वहीं पर यह बात भी स्पष्ट की गई थी कि ये पार्ट लागू क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित जो संख्या थी उसमें देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह शामिल किया गया था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने पर सहमत होते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकेगा। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया। तो याद रखेंगे यहां पर सही जवाब क्या होगा? 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए एक पूरा जरा सिनेरियो देखिए। पहले तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए अभी आपने एक प्रश्न में पढ़ा था कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई और उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया। याद रखिएगा जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना गया था। क्लियर है? उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह भी तिथि आपको ध्यान में रखनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को।
और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, वो पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में यहाँ पर जो कथन कहे जा रहे हैं उनमें से सही कौन है? तो देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बात सही है। यहाँ पर एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, ये बात सही है कि जो संसद में या जो विधानसभा में सदस्य जानते हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है, वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। क्लियर है? तो ये बात सही है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। ये एक लोकतांत्रिक समाज है, ठीक है? तो समाज के तौर पर भी सही है और समाजवाद से बधा हुआ है, तो ये भी बात है। यानी यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट भारत के संदर्भ में दिए गए हैं ये सभी सही हैं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को बाद में ऐड भी किया गया है, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में क्या कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है और लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। क्लियर? यानी कहने का मतलब है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शन एंड रिलेटेड कमिटीज। क्लियर? तो अब इस टॉपिक के अंतर्गत आप प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न लिख रहा है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो याद रखेंगे, स्पष्ट तौर पर आपको पता भी है कि श्री BN राव साहब, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के जो परामर्शदाता थे वो कौन थे? BN राव। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के परामर्शदाता श्री BN राव साहब थे। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक में, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका जिक्र अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में किया। उसके बाद मैंने ये भी कोरिलेट कर दिया था उस समय कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अगर संवैधानिक परामर्शदाता की बात करेंगे तो BN राव साहब की बात होगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अभी चर्चा हो गई राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देखिए, यहां पर जो घटनाओं के का जो ये क्रम दिया गया है, इसका कालानुक्रम बाद में व्यवस्थित कर लेंगे, पहले इनकी तिथि को देख लीजिए। सबसे पहले लिखा प्रारूप समिति की नियुक्ति। आप ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो गया। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान पारित हुआ। देखिए, पारित होने की बात करेंगे तो याद रखेंगे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो लागू की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1950 को। अगला कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्लियर? अब इसका कालानुक्रम व्यवस्थित कर लीजिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि सबसे पहली घटना क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो सबसे पहला कोड क्या आ जाएगा? चौथा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद की घटना है प्रारूप समिति की नियुक्ति, जो आपने कहा कि 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? तो यहां पर आपका 4 के बाद 1 आ गया। उसके बाद कौन सी घटना हुई? तो उसके बाद भारतीय संविधान पारित हुआ। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, यानी पारित होने वाली घटना यानी दूसरा आ जाएगा। और उसके बाद भारतीय संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तो लास्ट में तीसरा। तो कोड क्या बना? 4 1 2 3, और 4 1 2 3 के आधार पर आप डी विकल्प को यहां पर आंसर कर लेंगे। क्लियर है? तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए, यहां पर चार्ट में दिया भी है कि भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति की नियुक्ति। ये तिथि आपको हो सकता है याद होने में दिक्कत हो, तो इसको याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 को। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कहा जाता है कि अधिनियमित किया, पारित हुआ, ये अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू शब्द पूछा जाए कि लागू की तिथि क्या है, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, यहां पर स्टेटमेंट दिए गए 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में। पहला कह रहा है कि सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे, तो ये बात गलत है। क्लियर है? आपको पता है कि प्रांतीय स्तर पर भी सदस्यों की, तो ये बात गलत। अगला कह रहा है कि सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी गलत है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अधिकतर सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। यहां पर सी विकल्प सही है। क्लियर?
तो यहाँ पर आप सी विकल्प आंसर करेंगे। याद रखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित जो संविधान सभा है उसमें अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। संविधान सभा की अंतिम बैठक वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बैठक के संदर्भ में आपने तिथियों को देख लिया है कि पहली बैठक पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाए तो यही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब चुने गए। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और इसके अधिवेशनों के अतिरिक्त यानी इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई यानी जिसको आप कहेंगे 12वीं बैठक, ये 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन इन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया और संपूर्ण रूप से जो लागू हुआ संविधान वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। ये सभी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया किसके? तो याद रखेंगे किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। याद रखिएगा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जाता है और ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसको गलत भी कर देते हैं। याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। ये जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, पहली बात। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन योजना ने 16 मई 1946 को अपनी योजना को प्रस्तुत किया, यानी जो कैबिनेट मिशन था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और कैबिनेट मिशन ने जो अपनी योजना प्रस्तुत की वो 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। क्लियर। ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। क्लियर। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य थे। इन 13 अन्य सदस्यों में वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालचारी, सी एच भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, आई चुंद्रीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। और प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 को। क्लियर। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और अभी आपने ये भी पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। क्लियर। स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। और उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं था और बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया। तो याद रखिए कि इसमें भारत के लिए क्या प्रस्तावित था? तो संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। क्लियर है। ये किसके तहत था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। तो यहां पर आप देखेंगे डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रावधान था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट भी दी गई थी। क्लियर है। यानी कुछ राष्ट्रीय हितों के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार में क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो देखिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य थे। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई से निर्वाचित हुए थे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा ने नहीं किया था? तो देखिए यहां पर जो लिबरल पार्टी है, याद रखेंगे लिबरल पार्टी में इनका जो प्रतिनिधित्व है वो भारत की संविधान निर्माती सभा में नहीं था। तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यह बात भी आपको इसी के साथ याद रखना है कि भारत की संविधान निर्माती सभा में
लिबरल पार्टी का तो प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन हिंदू महासभा की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बी आर अम्बेडकर साहब जो कि बंबई से थे, और कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। क्लियर? तो ये बात तो आपने देख ली कि लिबरल पार्टी के प्रतिनिधित्व जो थे ये भारत की संविधान निर्माती सभा में नहीं थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदू महासभा की तरफ से कौन था और कहां से, तो याद रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बी आर अम्बेडकर साहब बंबई से, और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सोमनाथ लाहिड़ी जो बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो देखिए यहां पर आपका जो अगला है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता, तो इसमें क्या है, नाम होगा सच्चिदानंद सिन्हा। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पहले दिन की बात की गई, यहां पर स्थायी अध्यक्षता नहीं होगा, ये पहले दिन की इन्होंने ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और तिथि क्या थी पहले दिन की, जिस दिन बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद साहब, जो वो दूसरी बैठक थी जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है? देखिए संविधान समिति की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष भी यहां पर नीचे दिए गए, जरा उनको देख लीजिए। सबसे पहला दिया गया नियम समिति। याद रखिएगा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? और संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। क्लियर? वहीं अगर पूछा जाए कि रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रियासत समिति के अध्यक्ष भी थे। क्लियर? अगला लिखा है राज्यों के लिए समझौता समिति, जिसको आप राज्य समिति के रूप में भी जानते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? अगला है सलाहकार समिति। याद रखिएगा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? याद रखिएगा ये जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें इस समिति की 2 उप समितियां भी थी। इसमें जो मूल अधिकार की उप समिति थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी साहब, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। क्लियर? ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, इसमें अल्पसंख्यक और मूल अधिकार की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो इसकी 2 उप समितियां थी उसमें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। क्लियर हो गया? अगर पूछा जाए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो भी मूल प्रश्न में था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये देखिए पूर्व में भी प्रश्न आ चुका है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी एन राव। क्लियर? यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर कई लोग गलतफहमी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को टिक कर देते हैं। याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि संवैधानिक सलाहकार कौन था तो बी एन राव याद रखेंगे। क्लियर? सी विकल्प यहां पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां पर देखिए जरा डिटेल में कि 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई जिसमें मैंने आपसे कहा था कि स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, इस बैठक में समितियों और उप समितियों और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनिगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्लियर? यानी बेनिगल क्या नाम है? एन राव। ठीक है, जो अभी आप बी एन राव नाम पढ़ रहे हैं इनका पूरा नाम है बेनिगल एन राव। क्लियर? याद रखिएगा, और इनको कब नियुक्त किया गया? 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। याद रखिएगा सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियां थीं। याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। क्लियर? अभी आपने पढ़ा है जिसमें कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए दिया गया था, उसमें आपने देखा था कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? एक क्रम आपको दिख रहा है। और जब ये प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। और इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, अध्यक्ष को लेकर। अगर अध्यक्ष को छोड़कर प्रारूप समिति के सदस्य पूछे जाएंगे तो आपका जवाब होगा 6। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? अब यहीं पर यह भी देख लीजिए कि जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 लोग कौन थे? तो अध्यक्ष तो आपने देख लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब सदस्य थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ये सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी सदस्य थे, एन माधवराव
याद रखिएगा बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राय और टीटी कृष्णामाचारी, याद रखिएगा 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ये टीटी कृष्णामाचारी आए। क्लियर? तो ये 7 सदस्य अध्यक्ष सहित याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मैंने अभी आपको जब आप समितियां देख रहे थे तो मैंने वहां पर जिक्र किया था कि नियम समिति, संचालन समिति के साथ साथ झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो आपने कहा था राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पेंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। क्लियर? यानी जो भारतीय ध्वज स्वीकार किया गया था, कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और ये ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये भी बात याद रखेंगे, पेंगाली वेंकैया के द्वारा। क्लियर? और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? तो अभी हमने आपको एक प्रश्न के दौरान इसको कवर किया था जब आपने समिति देखी थी। वहां मैंने आपसे कहा था कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहां पर आपने देखा था कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही साथ प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए मैं चीजों को बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक उप समिति भी थी मौलिक अधिकार की। उस मौलिक अधिकार की उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और इसकी जो 2 उप समितियां थी जिसमें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो देखिए यहां पर अभी आपने पिछले एक प्रश्न में कालानुक्रम व्यवस्थित करने समय देखा था कि आपसे पूछा गया था कि संविधान पारित कब हुआ था। तो आपने कहा 26 नवंबर 1949 को। उसी समय मैंने आपसे कहा था कि अगर पूछे कि अंगीकृत कब किया गया तब भी आपका जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? तो अगर अंगीकृत शब्द लिखे या पारित कब किया गया तो आपका जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? तो ए विकल्प यहां पर सही होगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान लागू कब हुआ तब आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। क्लियर? संपूर्ण संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मैं यहां पर एक बात और आपको याद दिला दूं कि अगर आप विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पत्र को देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट कराए गए हैं उसमें कालानुक्रम वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। अब उसका मूल कारण बस इतना है कि आयोग आपसे एक प्रश्न में कई सारी जानकारी चाहता है। क्लियर? और एक बात और मैं आपको निश्चिंत कर दूं कि ज्यादातर प्रश्नों में आप देखेंगे कि जो आपको घटनाएं दी गई हैं वो पूर्व में किसी प्रश्न में ही पूछी गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने एक प्रश्न देखा था कि प्रारूप समिति की नियुक्ति, तो वहां पर आपने ये देखा था कि स्टेटमेंट उस कालानुक्रम में भी ये प्रश्न पूछा था कि कब हुआ था, तो आपने कहा 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक, ये एक प्रश्न में भी पूछा था, उस कालानुक्रम वाले प्रश्न में भी पूछा था। क्लियर? तो इस तरह से आप इन चीजों को अगर गंभीरता से देखते हुए चलेंगे तो जो कालानुक्रम वाले प्रश्न वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब देखिए जैसे यही प्रश्न है, ये प्रश्न आप कर चुके हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर अगर मैं इस बात को जरा पूरी बात को कोरिलेट कर दूं और आपको रिकॉल कराऊं तो आपको मैंने बताया था कि पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद साहब स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत किया था। क्लियर? तो जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, यही प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। वही प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट तिथि आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था? अब कह रहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट केसी व्हीलर का था। किसका था? केसी व्हीलर का। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। क्लियर? ये बात स्पष्ट याद रखेंगे।
अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर? आइए वन बाय वन सभी कथन को देखते हैं और देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि के एम मुंशी संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के एक अध्यक्ष थे, एक सदस्य थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उसकी अध्यक्षता तो आपने देख लिया था अंबेडकर साहब ने की थी। आपने ये भी फैक्ट देख लिया था कि इस समिति में टोटल 7 लोग थे, जिसमें से अध्यक्ष के तौर पे तो अंबेडकर साहब थे, उसमें सदस्य के तौर पर के एम मुंशी थे। और याद रखिएगा, ये जो के एम मुंशी थे ये कांग्रेस के थे। क्लियर है? तो कांग्रेसी सदस्य के तौर पर अगर पूछा जाए तब भी आप के एम मुंशी का नाम याद रखेंगे। क्लियर है? और अगला जो स्टेटमेंट करा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला करा कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। और याद रखिएगा, ये त्रिस्तरीय संस्तुति की गई थी पंचायती राज के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला करा कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। मूल अधिकारों के अगर संरक्षण की बात करें तो कौन करेगा? तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करेगी। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि आप एग्जाम्पल देके बताइए कि किस प्रकार से मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन न्यायपालिका करेगी, तो आप उनको अनुच्छेद 32 कोर्ट करिए, जिसके द्वारा रीट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट की है। क्लियर है? और मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन किसके द्वारा? ये प्रोटेक्शन आपको उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत भी किया गया, उनको भी रीट जारी करने की शक्ति है। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया। क्लियर? और याद रखिएगा, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की भी है, अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान मतलब संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये स्टेटमेंट किसका था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट था। किसका? ऑस्टिन का। तो ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ये जो ऑस्टिन थे, ये कौन थे? तो याद रखेंगे, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे। इनका पूरा नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। और इन्होंने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव और संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को इन्होंने स्वीकार करते हुए स्टेटमेंट दे दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्लियर? और अगर ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, इनकी प्रमुख रचना की बात कर लें तो इनकी रचना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? ग्रेनविल ऑस्टिन की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो याद रखेंगे, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे और वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। क्लियर? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है कि अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? योगेंद्र नाथ मंडल। और वहीं स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर नाम भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन महिला सदस्य नहीं थी संविधान सभा की। तो देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुदन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। क्लियर? ये 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? तो देखिए, तृतीय वाचन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के मध्य। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संविधान सभा में जो भारतीय संविधान का तृतीय वाचन हुआ था, ये कब हुआ था? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड का प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर लिया। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि जो भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है, ये 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। क्लियर? अच्छा, मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लूं या आपसे मान लीजिए परीक्षा में ही ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहला और दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ, तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको इसको स्पष्ट कर दूं कि जो पहला वाचन था ये 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ ये 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच। दूसरा वाचन हुआ
15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। क्लियर है? और उसके बाद तीसरा वाचन हुआ 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच। क्लियर है? ये तीनों वाचन जो हुए उसमें आप इनकी अवधि बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है ये अगले चैप्टर से है, इसका नाम है संविधान पर विदेशी प्रभाव। क्लियर है? यानी फॉरेन इफेक्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब देखिए इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द यानी ये जो यूनियन शब्द है ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो याद रखेंगे कनाडा से। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। स्पष्ट याद रखिएगा कि यूनियन शब्द जो है ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया था। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये भारतीय संविधान में जो यूनियन शब्द है ये कनाडा से लिया गया है और इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि ये अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस बात की व्यवस्था है और याद रखिएगा ये गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। क्लियर है? अभी आपने अधिनियमित शब्द देखा था, अंगीकृत देखा, पारित किया गया, ग्रहण किया गया। ठीक है? और इसको प्रवृत्त कब किया गया? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1950, यानी लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट लिख रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। ये स्टेटमेंट किसका था? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद रखनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि संविधान सभा की बहस में कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पर पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं लेकिन वे शरारत छोड़ गए। क्लियर? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की बहस के दौरान कही थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के निदेशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है यानी डीपीएसपी है, इसको कहां से लिया गया? तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग स्रोत बताए गए, जैसे अगर हम ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान की बात कर लें तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था तो आप कहेंगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, अगर विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछी जा रही है तो याद रखिएगा ब्रिटिश संविधान से। इकहरी नागरिकता ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन तो ये भी कहां से? ब्रिटिश संविधान। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन ये दोनों कहां से लिया गया है? तो ये दोनों ब्रिटिश संविधान से लिया गया। क्लियर? अगला कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहां से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और अगर बात कर ले फ्रांस की तो याद रखिएगा गणतंत्रात्मक ढांचा ये कहां से? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श ये कहां से? फ्रांस से। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, और अगर हम बात कर लें आयरलैंड से तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर? जो मूल प्रश्न में आपसे पूछा गया था। और बातें क्या क्या आयरलैंड से ली गई? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है उसकी प्रणाली भी कहां से? आयरलैंड से ली गई। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो याद रखेंगे प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एक बात यहीं पर याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना के विचार तो आप कहेंगे अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक तो ये ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा की बात कर लें तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो याद रखेंगे कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, यानी अगर संघात्मक व्यवस्था पूछी जाए तो कनाडा से। देखिए आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। संसदीय शासन प्रणाली का है तो ब्रिटिश संसद से, और अगर संघात्मक व्यवस्था का रहा है तो कहां से? कनाडा से। क्लियर? अभी आपने संघात्मक का में अभी आपने देखा है यूनियन शब्द कहां से लिया गया था? कनाडा से। क्लियर? अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, और सबल केंद्रीय प्रणाली ये कनाडा से। यानी ऐसे प्रावधान जिसमें केंद्र पावरफुल दिखता हो वो कहां से? कनाडा से। क्लियर? अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान, वहां से क्या लिया गया? तो याद रखेंगे आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन पद्धति ली गई, यानी जो संविधान संशोधन पद्धति है वो कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर है? अगला आप देख रहे हैं कि जापान का संविधान, उससे क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर है? अभी आपने विधि से संबंधित 3 बातें देखी, यहीं पर क्लियर करिए
प्रश्न यहाँ गलत होता है। आप ही लोगों ने कई बार ये बताया कि यहाँ प्रश्न गलत हो जाता है, लेकिन आज के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। विधि निर्माण की प्रक्रिया बोले तो ब्रिटिश संविधान से, विधि का शासन बोला जाए तो ब्रिटिश संविधान से, लेकिन अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछी जाए तो आप क्या पढ़ेंगे? जापान के सिद्धांत से। क्लियर? तो एक ही बात बस याद रखिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछ लेगा तो जापान, और इसके अलावा पूछे तो ब्रिटिश। क्लियर? अगला है कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब जरा इसको देख लीजिए। पहला करा है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार करा है स्रोत के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अभी आपने देखा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, यानी डीपीएसपी आयरलैंड से, बिल्कुल सही है। अगला करा है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, और लिखा है ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई? कनाडा से। क्लियर? यानी अभी आपने देखा अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। क्लियर? और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। क्लियर? तो यूनियन शब्द भी कहाँ पे? कनाडा से। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जगह पर कनाडा होना चाहिए। और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। क्लियर? तो ये सही है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से? तो अभी बात हो गई यूएसए से, यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं? तो देखिए, अगर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा संघीय शब्द। संघीय शब्द जो है ये प्रस्तावना में नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात कर लें कि और अन्य शब्द कहाँ पर वर्णित है, तो देखिए जो आपकी प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख किया गया, लेकिन इसमें संघीय शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई? क्लियर? तो अभी आपने देखा है कि जो समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं कहां पर? तो देखिए, अभी आपने देखा था कि यूएसए से भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली, यानी न्यायिक पुनरावलोकन आपको कहां देखने को मिलेगा? भारत और यूएसए दोनों में। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लीजिए, तो यहां पर आपने देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत क्या है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वो विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध है या संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है तो इनको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर? और याद रखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर? और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 13, 32 और 226। अभी हमने आपसे एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के दौरान कहा था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संदर्भ में रीट जारी करने की शक्ति दी गई है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। देखिए एक बात यहीं पर स्पष्ट कर दें, आगे इस पे जब चैप्टर वाइज डिटेल चर्चा होगी तो यहाँ पर इस पे बात होगी, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय पर उच्च न्यायालय को ज्यादा प्रभावशाली दिखाता है? तो वो यही अनुच्छेद 32 और 226 है। देखिए जो अनुच्छेद 32 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति मौलिक अधिकार के संदर्भ में है, लेकिन जो अनुच्छेद 226 है इसमें हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। क्लियर? तो यहां पर इस अनुच्छेद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर पाता हुआ दिख रहा है। क्लियर? हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामले में रीट जारी करने के प्रावधान की बात है तो संसद इस तरह का प्रावधान पारित कर सकता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य अगर पूछे जाए कहां से लिए गए हैं तो आपका जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, अभी आपने इसको देखा भी है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्लियर? अब देखिए मौलिक कर्तव्य की बात हो गई तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में। तो एक बात तो आपने ये देख ली कि मौलिक कर्तव्य कहां से? पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से प्रेरित है। याद रखिएगा इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, और इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको भाग 4 क कहा गया, और इसी भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, और जिसमें अनुच्छेद ऐड किया गया वो था अनुच्छेद 51 क। क्लियर? और जब मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे थे
तो उस समय 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। क्लियर है? तो याद रखेंगे वर्तमान समय में अनुच्छेद 51 क के तहत 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। क्लियर है? और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये किस में ऐड किया गया? अनुच्छेद 51 क के ट में। और किस संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्लियर है? जिसमें बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावक का कर्तव्य बताया गया। क्लियर? तो ये बातें आपको स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखनी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून की समझ समानता किस संविधान से उद्गृत है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अभी आपने पढ़ा है विधि की समझ समता का अधिकार। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन के तहत। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 जो है, जो कहता है कानून के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये ब्रिटेन के संविधान से उद्गृत है। और याद रखिएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकेगा, ये उसका फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? और कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों बातें याद रखेंगे कि कानून के समक्ष समता, ये जो अनुच्छेद 14 में दी गया ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और कानून का समान संरक्षण अगर कहा जाए तो याद रखेंगे ये शब्दावली कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई। क्लियर? तो दोनों बातों को ध्यान में रखें, कानून की समझ समानता ब्रिटेन से और कानून का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए ए विकल्प में लिखा है कि विधि की समझ समानता। अभी देखिए पिछले ही प्रश्न में आपने इसको देखा था और इसमें आपने जापान के संदर्भ में देखा था कि मैंने वहां पर आपको ये स्पष्ट भी किया था कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा है तो ये जापान से। आइए इसको जरा देखते हैं। विकल्प ए में लिखा विधि की समझ समानता। ध्यान रखिएगा अगर विधि की समझ समानता लिखा है तो ये कहां से? ब्रिटेन से। यानी यहाँ पर ए को आप दूसरे से सुमेलित कर लेंगे, इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण, देखिए संरक्षण शब्द लिख दे विधि के साथ तो सीधे आप अमेरिका के पास। देखिए संरक्षण के लिए सभी लोग अमेरिका के पास जाते हैं, इससे कोरिलेट कर लीजिए ट्रिक से। तो विधि का समान संरक्षण ये कहां से? अमेरिका से। तो यहां पर आप बी को पहले के साथ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर कहे तो जापान से, यानी सी को तीसरे के साथ। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, तो ये कहां से लिया गया है? तो याद रखेंगे आयरलैंड। शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान। क्लियर? तो डी को चौथे के साथ। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 1 3 4 और अभी आपने देखा था डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से लिए गए थे। क्लियर? तो यहां पर 2 1 3 4 और 2 1 3 4 के आधार पर बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो ये बात सभी ध्यान में रखेंगे कि विधि की समझ समानता तो ब्रिटेन से, संरक्षण लिखा रहा है विधि का समान संरक्षण तो अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से, और शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्यों का अनुदान आयरलैंड से लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही संबद्ध नहीं है। पहला लिखा है कि कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया, तो ये तो अभी आप पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, तो ये भी सही है। अभी आपने एक प्रश्न में पढ़ा था, उसमें पूछा था कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, तो आपने कहा था भारत और यूएसए में दोनों में। क्यों? क्योंकि यूएसए में तो थी और वहां से प्रेरित होकर हम लोगों ने भी ली, तो ये भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन देखने को मिलती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था आपने देखी थी, जिसमें न्यायालय को ये पावर दी गई कि अगर विधानमंडल के कानून या कार्यपालिका का कोई आदेश ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप न हो, उसके विरुद्ध हो, तो उसको वो असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकती है। क्लियर? तो ये तो सही है। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, तो ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कह रहा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो ये गलत है। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से, तो याद करिए कि संविधान संशोधन की जो पद्धति है ये कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्लियर? तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? डी विकल्प यहां पर। क्लियर? और ये कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कहां पर। तो देखिए अगर हम संघ राज्य संबंध की बात करें तो अभी आपने कनाडा के संदर्भ में पढ़ा था संघात्मक व्यवस्था। क्लियर है? वहां पर आपने यूनियन शब्द देखा था, भारत राज्यों का संघ है। क्लियर है? तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कनाडाई संविधान से तो इसकी समानता है। और इसके अलावा अभी आपने संघ शब्द की चर्चा भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी देखा। क्लियर? तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये भारत में संघ और राज्य संबंध में यहाँ पर समानता दिखती है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा। क्लियर? तो याद रखेंगे इस बात को। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि संघवाद कहाँ से? कनाडा से लिया गया। क्लियर? अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से? कनाडा से। ठीक है? अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। क्लियर? यानी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्लियर? अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है
और यहाँ पर कुछ केस दिए गए हैं, उसमें देखना है कि ये केस कब के हैं, उसके आधार पर ये व्यवस्था ये भी प्रश्न इस तरह के बहुत पूछे जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर केस दिए गए हैं, इनके ईयर आपको जरूर ध्यान रखना है और उसकी क्या विशेषता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सबसे पहले चलिए वन बाय वन जितने भी केस हैं इनके ईयर को देखिए। सबसे पहले लिखा है सज्जन सिंह केस। याद रखिएगा ये जो सज्जन सिंह केस है ये 1965 का, कब का है? 1965 का सज्जन सिंह केस है। बेरुवारी केस के बारे में बात करें तो ये जो बेरुवारी केस है ये कब का है? 1960 का है। याद रखेंगे 1960 का है बेरुवारी केस। गोलकनाथ केस के बारे में बात करें तो जो गोलकनाथ केस है ये कब का है? ये 1967 का है, 1967 का। क्लियर है? और लास्ट में जो केशवानंद भारती केस है, तो जो केशवानंद भारती केस है ये कब का है? 1973 का। ये तो आपको सभी को पता होगा। क्लियर? तो ये आपने देख लिया 1965 में सज्जन सिंह, बेरुवारी 1960 में, 1967 में गोलकनाथ और केशवानंद भारती बनाम केरल, ये कब का है? ये 1973। तो ये आपने देख लिया कि अब इसका कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो यहाँ सबसे पहले कौन आ जाएगा? बेरुवारी। क्लियर है? यानी यहाँ पर 2 सबसे पहले, उसके बाद बेरुवारी के बाद कौन आएगा? सज्जन सिंह, यानी 2 के बाद 1, उसके बाद आएगा गोलकनाथ यानी 3 और फिर लास्ट में 4। तो कूट क्या बन रहा है? 2 1 3 4 और 2 1 3 4 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। 2 1 3 4 यानी डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से भी दिया गया, एक बार और रिकॉल कर लीजिए। बेरुवारी केस 1960 में, सज्जन सिंह 65 में, गोलकनाथ केस 1967 में और केशवानंद भारती केस 1973 से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा था? तो याद रखेंगे ये तो अभी चर्चा भी हो चुकी है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या कहा है? सहयोगी संघवाद। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन। अब देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन जो है भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा। भारत क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर विविधताएं हैं और ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाना नेसेसरी था। इसीलिए अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा, इस प्रकार की व्यवस्था दी गई और भारतीय संविधान में संघीय संविधान के लक्षण के रूप में और एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में गौण, यानी प्रमुख लक्षण कौन सा है? संघीय संविधान के लक्षण, ये प्रमुख रूप से, लेकिन एकात्मक संविधान के लक्षण गौण रूप से। क्लियर? लक्षण दोनों हैं लेकिन प्रमुख रूप से संघीय संविधान के लक्षण। इसीलिए भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? आधारभूत संरचना का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो उसका बेसिक लक्षण है, यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण होंगे जिसमें कोई संशोधन न किया जा सके। क्लियर है? तो वो क्या होगा? आधारभूत संरचना। क्लियर है? तो देखिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के कुछ ऐसे लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है कि ये संविधान का आधारभूत संरचना है। यानी ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है। क्लियर है? और अगर कोई ऐसा कानून सरकार बना देती है जो कानून बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता हो, उसको कमजोर करता हो, तो वही पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो क्या कर देगा? उसका पुनर्वलोकन करके उसको निरस्त कर देगा, असंवैधानिक कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का मतलब है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। अब मौलिक अधिकार न्याय योग्य का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी संस्था अगर आपके फंडामेंटल राइट से आपको वंचित करती है तो उसका प्रोटेक्शन आपको न्यायपालिका करेगी। क्लियर है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। क्लियर है? और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। क्लियर? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सर्वोच्च है, तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। क्लियर? तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी शक्तियां हैं उसका स्रोत क्या है? संविधान। क्लियर? यानी राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संसद किसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करता है? तो इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप। तो सुपीरियर कौन हुआ? संविधान। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग शक्तिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है? अब देखिए ये प्रश्न आपको बहुत भारी भरकम शब्द से लग रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता है, और वो भी कैसी? शांतिमय सामाजिक क्रांति। क्लियर? तो देखिए प्रस्तावना, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही जाएगा। आपको पता है भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर?
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय पंचांग स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलता है। इसमें चैत्र 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को चैत होता है। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार कब किया गया? 22 मार्च 1957 को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य जो प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, बी सही हो जाएगा। जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये प्रस्तावना में वर्णित नहीं। वहीं पर विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता शामिल है। क्लियर है? तो ये तीनों स्वतंत्रता है प्रस्तावना में, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बात यहां पर स्पष्ट याद रखिएगा ताकि कुछ भी स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न पूछे आपका गलत ना हो। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और याद रखिएगा कि 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, एक प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। क्लियर है? अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक ही जगह इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 2 प्रकार की समानता है, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। क्लियर? ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए अभी आपने केस के संदर्भ में देखा था। क्लियर है? अच्छा, इस प्रश्न को आंसर करने से पहले जरा इसमें जो केस दिए गए जरा देखिए आपको याद है कि नहीं, क्योंकि जितने नाम दिए गए इन सभी के ईयर आपने देख लिए। अगर मैं केशवानंद भारती केस की बात करूं तो आपने देखा 1973 में, बेरुवारी केस की बात करूं तो 1960 आपने देखा, सज्जन सिंह केस की बात करूं तो 1965 देखा, और गोलकनाथ केस के बारे में बात करें तो 1967 आपने देखा। क्लियर? इसमें एक और याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद, ये भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा जो शंकरी प्रसाद का केस था ये 1951 से संबंधित है। क्लियर? अब आ जाइए जरा इस मूल प्रश्न पर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। जो बेरुवारी केस था 1960 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। क्लियर? लेकिन एक बात यहीं पर स्पष्ट कर दें, लेकिन वर्तमान में जो बाद में एक केस आया केशवानंद भारती बना, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान का हिस्सा है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि बेरुवारी केस ये कब का? 1960, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। क्लियर? इसलिए ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान का हिस्सा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान की जो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है वो कैसा है कि प्रस्तावना को ये लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये लागू नहीं किया जा सकता कि मतलब क्या है? आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्लियर? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो आपका फंडामेंटल राइट है जो न्याय योग्य है। क्लियर? तो न्याय योग्य का मतलब क्या है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप न्यायालय का संरक्षण ले सकते हैं, लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है ये लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय के संरक्षण में नहीं जा सकते कि भाई इसको आप लागू कराइए। क्लियर? ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वो लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए? अब देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 2 ही शब्द नहीं जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है? और किसके तहत जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। क्लियर? तो यहां पर इस प्रकार आपका ए विकल्प सही हो जाएगा 1976 में। क्लियर? तो पूरी बात आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और याद रखिएगा
कि संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा तो आप कहेंगे प्रस्तावना है, उद्देशिका है। क्लियर? लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर ये पूछ ले कि अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा, तब आपका जवाब होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको फाइंड आउट करिए। पहला लिख रहा है कि संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि प्रस्तावना की स्टार्टिंग ही होती है हम भारत के लोग से, यानी जो भी संपूर्ण शक्ति है उसका मूल स्रोत कौन है? जनता। अगला कह रहा है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति है। ये गलत है, भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है। क्लियर? याद रखेंगे इस बात को। या ये होना क्या चाहिए कि राज्य संघ की कृति है। क्लियर? यहां पर राज्य संघ की कृति दिया रहता तब सही रहता। अगला कह रहा है कि लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। तो न्याय के संदर्भ में अभी आपने 3 बातें देखी थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये सही है स्टेटमेंट। अगला कह रहा है कि संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है, यानी समानता इसमें देख रहे थे आप, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट सही और चौथा स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, ये है, इसका मतलब ये है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है? जनता। क्लियर? और दूसरी बात कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख है। क्लियर? और अभी आपने देखा कि यूनियन शब्द कहां से लिया गया? कनाडा से। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, बल्कि राज्य संघ की कृति है। क्लियर? तो याद रखिएगा। और भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारतीय संघ के संदर्भ में कहा जाता है कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्लियर? और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, और वहीं भारतीयों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात कही गई है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब देखिए ये प्रश्न कितना बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है। अब यहां पर देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि जिस तरह से ये नाम दिए गए और इनके जितने भी प्रकार हैं उनको उसी क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्याय की। आपने 3 न्याय पढ़े प्रस्तावना में, कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्लियर है? तो ये 3 है। स्वतंत्रता की बात करें तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपने पढ़ी है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर हम बात कर लें समानता की, तो अभी आपने पिछले ही प्रश्न में देखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी यहां पर 2 प्रकार की समानता है। क्लियर है? और भ्रातृत्व में आपने बंधुत्व को देखा था, तो ये हो गया 1। तो क्या हो रहा है? 3 5 2 1। अब 3 5 2 1 के आधार पर यहां पर आप देख रहे हैं कि ए विकल्प सही हो जाए। क्लियर है? तो इस प्रश्न को आप ए विकल्प से देखिए। ये प्रश्न कितने बार रिपीट है, तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जो आपके संविधान की उद्देशिका है यानी प्रस्तावना, उसमें 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, 2 समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और भ्रातृत्व का मतलब बंधुत्व में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संप्रभुता के संदर्भ में। क्लियर? अब संप्रभु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये स्पष्ट हो जाए। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है वो अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग करेगा। क्लियर है? वो अपने डिसीजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। क्लियर? क्योंकि वो संप्रभु है, उसकी एक क्या है? बाउंड्री है। क्लियर? तो ये इसकी संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कथन पे कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ये बात सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। क्लियर? अगला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये बात गलत है। क्लियर है? देखिए राष्ट्रमंडल देश कौन है? जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहे। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बात सत्य है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी संप्रभुता कम हो जाएगी। वो अपने निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको अपने हित में जो भी डिसीजन लेना है बिना किसी दबाव के वो डिसीजन लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को भी देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले संप्रभु शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। संप्रभु शब्द का आशय यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है? यानी न तो उसके अंतर्गत वो उपनिवेश है किसी का, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, ये अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यही कहा जाता है संप्रभुता। क्लियर? 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है, न कि बाध्यकारी। क्लियर? और संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है, और वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश हैं। क्लियर? अगला देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही है। क्लियर है? अब देखिए, पहला लिखा है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके संदर्भ में आपने डिटेल कई बार देखा है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, और वो उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के निर्माण पर असर था। ये बात सही है। अगला करा कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। ये भी सही है। अगला करा कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो ये भी सही है, क्योंकि आपने प्रस्तावना में ये बात देखी है कि उसकी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग। क्लियर? तो ये बात सही है। अगला करा कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। देखिए, यहाँ पर मुखिया के तौर पर दो बातें हैं। अगर आप बात करेंगे कि देश का सबसे बड़ा मुखिया नहीं, सबसे पहला सदस्य कौन है, तो वो कौन है? राष्ट्रपति महोदय, और वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, यही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, ये संविधान के निर्माण पर असर था और उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और ये भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। और जो उद्देशिका का प्रारंभ है वो हम भारत के लोग से होता है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि भारतीय संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो स्टेटमेंट है कि हम भारत के लोग, ये कहता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता में है, और भारत की जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। क्लियर है? और रही बात चुनने की कि राज्य के मुखिया के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से, तो उसमें याद रखिएगा दो तरह की व्यवस्था है। याद रखिएगा, भारत में संसदीय प्रजातंत्र यानी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका प्रधान यानी राज्य का प्रधान ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्लियर है? और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, यानी जो राज्य का प्रधान है यानी जो राष्ट्रपति महोदय, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो वास्तविक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है, यानी जनता सीधे उनको निर्वाचित करती है। क्लियर है? पहले संसद सदस्य के तौर पर, और बाद में वो संसद सदस्य नेता सदन के तौर पर चुनकर प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपना चयन करते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। यानी आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब मूल संविधान को लागू किया गया तो उस समय, यानी वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय स्थिति क्या थी। इसमें बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि अभी आपने एक प्रश्न में पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, इसमें 3 बातें ऐड की गई थी। एक थे समाजवादी, दूसरी थी पंथनिरपेक्षता, और तीसरी थी अखंडता। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप इस तरह से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि जहाँ पर समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द मिले, उस विकल्प को क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये बाद में ऐड हुए 1976 में, और आपसे स्थिति पूछी जा रही है 26 जनवरी 1950 की। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही। अब देखिए, डी विकल्प में समाजवादी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसी तरह कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए, सी विकल्प में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी बाद में ऐड किया गया है। क्लियर है? और फिर जो बी विकल्प है उसमें लिखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बिल्कुल स्थिति 26 जनवरी 1950 की है। क्लियर है? क्या था उस समय? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावलियों जिस अनुक्रम में दी गई वो कौन सा है। कहने का मतलब है कि जो भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, उसमें जो शब्दावलियां लिखेंगे उसमें सही क्रम में जो है, इनमें से कौन सा विकल्प उस सही क्रम के अनुरूप है। तो देखिए, आपको पता है कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें जो सही सीक्वेंस है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्लियर है? तो इस आधार पर यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये तो आप देख चुके हैं किसमें। तो याद रखिएगा कि अभी आपने ये बात तो देखी थी, दो बातें आप पढ़ चुके हैं। एक बात तो आप ये पढ़ चुके हैं कि जो बेरुआरी केस है 1960 का, उसमें तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उद्देशिका ये संविधान का भाग नहीं है। और उसमें एक बात और आप देख चुके हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मैटर में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है, लेकिन वो ऑप्शन तो यहाँ नहीं है। इसमें एक केस और आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा है? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जरा इस बात को एक सीक्वेंस में समझ लीजिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ने बेरुवारी यूनियन के मामले में यानी 1960 में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मैटर 1973 में भी
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यानी अगर पूछे कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये किस केस में, तो दो बातें याद रखेंगे, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और दूसरा किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मैटर में। और किसमें नहीं माना था उद्देशिका को संविधान का अंग, तब आप कहेंगे बेरुवारी यूनियन केस 1960। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार, अच्छा अभी एक प्रश्न आया था जिसमें आपने ये देखा था कि कौन सा विचार कहाँ से लिया गया है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने देखा था कि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो उसी समय मैंने आपसे कहा था कि अगर विचार पूछा जाए उद्देशिका का यानी प्रस्तावना का विचार, तब आप बताएंगे अमेरिका से। क्लियर, यानी यूएसए से। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिकी संविधान है, और प्रस्तावना यानी उद्देशिका का परिचय या भूमिका कहते हैं, यानी ये संविधान का परिचय है या उसकी भूमिका है, इसमें संविधान का सार निहित है। क्लियर, ये भी बात याद रखेंगे। और एक संविधान विशेषज्ञ हैं या न्यायविद भी हैं, वो उनका नाम है N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। अगर पूछे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो आपका जवाब क्या होगा, N.A. पालकीवाला ने। क्लियर, और देखिए यहाँ पर भी मेंशन है कि ऑस्ट्रेलिया से इसकी उद्देशिका की भाषा को लिया गया। क्लियर, तो विचार पूछे तो अमेरिका से, और भाषा पूछा जाए उद्देशिका की तो वो ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो अभी बात हुई थी कि जो उद्देशिका है यानी जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, ये तो बात देख लिया आपने कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। क्लियर, एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा कि जो के एम मुंशी है उन्होंने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। क्लियर है, तो अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, तो आप क्या कहेंगे, के एम मुंशी ने। क्लियर, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इसमें से सही कथन को चयनित कीजिए। पहला लिख रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अगला कह रहा है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, तो अभी आपने संप्रभुता शब्द का आशय देखा था, जिसका मतलब यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही अन्य देश के डोमिनियन में है। क्लियर, यानी कहने का मतलब है कि उस पर कोई शक्ति नहीं है, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वतंत्र निस्तारित कर लेगा। क्लियर, तो ये भी बात सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। सेम प्रश्न है, देख रहे हैं, बस केवल इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके पूछा गया। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी बात सही है। क्लियर, डीपीएसपी में इस बात की स्पष्ट उल्लेख है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करती है और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार का गठन करती है, जो हाल ही में गठित हुआ। संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, क्योंकि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के साथ अनेक अधिकार प्राप्त है। और वहीं उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। क्लियर, नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका मूल उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्लियर, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लियर, धर्मनिरपेक्षता शब्द का भाव क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। क्लियर, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता में भारत का धर्मनिरपेक्ष होना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय ये नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावना का ख्याल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि संसद को जनता पर किसी भी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी। अर्थात कि जो राज्य है वो धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। तटस्थता शब्द का अर्थ होता है कि न तो किसी की तरफ झुकेगा न किसी का विरोध करेगा, वो इसके मामले में अपनी यथास्थिति रखेगा, यानी वो किसी भी धर्म के प्रति न तो कोई भेदभाव करेगा और न ही किसी का पक्षपात करेगा। क्लियर, वो तटस्थ स्थिति में बनेगा। क्लियर, ये बात ध्यान में आप रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर भी धर्मनिरपेक्षता शब्द है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। यहां पर देखिए, राज्य शब्द जो लिखा हुआ था उसका मतलब देश से है। क्लियर, अब अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा है वो कहाँ व्याख्यात की गई है। तो आप जानते हैं कि ये भारत के मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में दी गई है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, अभी आपने ये भी देखा था कि राजनीतिक जन्म कुंडली मुंशी जी ने बोला था। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने इस बात को देखा कि भारतीय संविधान में
जैसे प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा है वो आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य में दी गई है। जैसे बात कर लें अगर न्याय की, तो आपने देखा था कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये कहाँ पर है? नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। वहीं विचार की बात करें, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात करें, तो आप देखेंगे कि मूल अधिकार में इसको दिया गया है। और मूल कर्तव्य के भाग में नागरिकों के सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बात की गई है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के संदर्भ में मूल कर्तव्य में बात कही गई है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो साम्यवादी राज्य है, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं। भारतीय संविधान के दर्शन में कल्याणकारी राज्य की बात है, जो कि डीपीएसपी में दिखती है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समाजवादी राज्य की बात है, यानी आपने देखा कि प्रस्तावना में इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ऐड भी किया गया। राजनीतिक समानता की भी बात की गई है। क्लियर है? लेकिन साम्यवादी राज्य इसमें इसके दर्शन में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। और साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान के दर्शन में नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात। क्लियर? यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में वर्णित किया गया? तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्लियर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मैटर में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई और ये भी कहा गया कि अगर कोई भी कानून अगर भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को अगर प्रभावित करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर होगी कि वो उसको असंवैधानिक क्रिएट करे और उस पर तुरंत रोक लगाए। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य क्या है? कि संविधान में निहित उन प्रावधानों से जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है और इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर वही है जिसका संशोधन नहीं किया जाए, यानी संशोधन करके उसको हटाया नहीं जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% का आरक्षण दिया गया, तो मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में शामिल किया गया, यानी संशोधन करके उसको ऐड, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जो उस बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करते। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये किस में दिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं? तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे तो उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो फिर किस शब्द का उल्लेख है? तो देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 112 है, उसमें क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? यानी इसी को ही आप बजट से आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं, सीधा बजट लिखा हुआ नहीं। क्लियर? और आम बोलचाल में इसको बजट बोला जाता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और इसी में वित्तीय वर्ष के आय और व्यय संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसके कारण इसको बजट कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये नए टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? अगला जो टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में इस नए टॉपिक के साथ क्लास आगे कंटिन्यू होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।